नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुशील कुमार रैयत क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का लेसन 5 चैप्टर यात्रियों के नज़रिए। मेरे मित्र, हिस्ट्री का 3 बुक है, जिसमें से पहला बुक हम ख़त्म कर चुके हैं। दूसरा बुक का पहला जो लेसन उस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। दूसरा बुक का पहला चैप्टर का नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए। और अगर आप टोटल लेसन के जोड़ेंगे, चैप्टर के जोड़ेंगे, तो आपका 5वां चैप्टर होगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए है। इसका मतलब क्या होता है, जानने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्त आइए मेरे मित्र, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कराया जाता है, साथ साथ OMR पे कैसे गोलाई करें ये सब आपको बताया जाता है। मेरे दोस्त आइए क्लास 12 का 5वां चैप्टर का नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए है। मेरे मित्र, हम इसमें ही पढ़ेंगे कि यात्री की कहानी है कि हमारे भारत में मध्यकालीन के समय हमारे भारत में बहुत सारे लोग आए थे। ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। मगर इसमें 3 यात्रियों की कहानी की चर्चा की गई है। एक यात्री का नाम है अल-बिरूनी। क्या नाम है? अल-बिरूनी। इनके बारे में जीवनी पढ़ेंगे कि भारत में आने के बाद इन्होंने क्या देखा, कैसा क्या क्या सीखा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा का नाम है बबुआ इब्न बतूता। क्या नाम है? दूसरा जो व्यक्ति थे जो भारत की यात्रा पर जो आए थे, उनका नाम है, कहानी जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम था इब्न बतूता। और तीसरा का नाम है मेरे दोस्त फ्रांसवा बर्नियर जो थे। इन्हीं तीनों की कहानी पढ़ना यात्रियों के नज़रिए में। मेरे मित्र, ऐसा मत समझिएगा कि इन्होंने यही 3 को भारत में प्रवेश किए थे, यही 3 को भारत में आए थे विदेशी यात्री। ऐसा नहीं है, आए तो बहुत सारे यात्री थे। मेरे इस चैप्टर में जो कहानी पढ़ना है जो मेरे दोस्त, वो कहानी पढ़ना है 3 व्यक्ति के। एक व्यक्ति का नाम क्या मैंने बताया? अल-बिरूनी। दूसरा का नाम क्या हमने बताया? इब्न बतूता। और तीसरा का नाम हमने क्या बताया? फ्रांसवा बर्नियर। यही तीनों कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे मित्र, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर अब आते हैं। कहता है, क्या कहते हैं भाई मेरे दोस्त इसमें, जैसा कि आप पोस्टर पर देख रहे हैं, यात्रियों के नज़रिए है। सब्जेक्टिव अभी करवा ही रहे हैं, और नोट्स भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाएगा, फाइनल नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हो रहा है, होने वाला बहुत जल्द। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं सब जुड़ जाइए। मोबाइल नंबर यही है ना। मेरा मित्र एड्रेस श्रीनगर महादेव घाट है, रफीगंज में है, गैस एजेंसी के बगल वाली गली में है। मेरे दोस्त, आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर कोई चीज़ की जानकारी अगर पूछना हो, लेना हो, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा बैच क्या कहाँ चल रहा है, आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर आते हैं। क्लियर? तो कहता है क्या पहला पॉइंट? कहता है पहला पॉइंट कि मध्यकालीन भारत में आए 3 प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? अल-बिरूनी था, इब्न बतूता था, और फ्रांसवा बर्नियर जो था। ये भारत के यात्रा आए थे। इन्हीं के बारे में चर्चा करना है कि आखिर भारत में जब इन आए तो इनको क्या क्या देखने को मिला, यहाँ का चीज कैसा देखने में लगा, और यहाँ के बारे में उन्होंने क्या बतलाया है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेरे दोस्त कहते हैं क्या कि जब तीनों यात्री भारत में आए थे तो भारतीय समाज के बारे में चर्चा किया, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। और बहुत सारे विवरण भी दिए हैं कि भारत के लोग कैसे हैं, समाज यहाँ का कैसा है। उन्होंने किताब भी लिखा है दोस्त। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 में, हिस्ट्री का चैप्टर 5 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये तीनों को कहानी है। ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आ चुके हैं, आते हैं और आएंगे भी, है ना। आइए दोस्त, कहता है
कि विभिन्न लोगों के द्वारा यात्राओं के करने का उद्देश्य क्या होता था। इन लोग का उद्देश्य क्या होता था, यात्रा करने का उद्देश्य क्या होता था। मेरे दोस्त कहता है महिलाओं और पुरुषों ने रोजगार की तलाश के लिए यात्रा किया था। देखिए आज के डेट में लोग यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। अगर हम किसी को बोल दें कि चलो तुम लोग को राजगीर घुमा दें तो तुरंत लोग तैयार हो जाता है। अभी बोल दें कि चलो तुम लोग को क्या ककोलत घुमा दें तो लोग तुरंत तैयार हो जाएगा। बिहार के ककोलत है ना। आपने सुना होगा कि बिहार के ककोलत जो है नवादा जिला में पड़ता है, वह ठंडा गिरता है। वहाँ लोग गर्मी के दिनों में जाते हैं, स्नान करने नहाने जाते हैं, है ना, झरना का मजा लेने जाते हैं। और उसी प्रकार से एक और है राजगीर में है, वो भी गर्म कुंड का झरना है ना। तो लोग वहाँ भी जाते हैं, ठंडा में वहाँ जाते हैं लोग नहाने। मेरे दोस्त कहने का मतलब यहाँ पर ही है कि लोग आज के डेट में यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं, घूमना ज़्यादा शौक हो गए। सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि घूमें, ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, न जाने क्या क्या देखें। हम भी चाहते हैं कि विदेश में जाते घूम घूम के आते, देखते क्या होता है विदेश में, कैसे लोग जाते हैं, सब लोग चाहता है। मेरे भी दोस्त कहता है कि महिलाओं और पुरुषों ने रोजगार की तलाश के लिए यात्रा की है। बिल्कुल आज भी लोग यात्रा कर रहे हैं, है कि नहीं। रोजगार का मतलब होता है काम। अगर हमको काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना पेट चलाएंगे। अगर हमारा रोजगार नहीं रहेगा तो हम कोई काम कैसे करेंगे, अपना परिवार को कैसे चलाएंगे। तो मेरे दोस्त पेट के लिए और अपने परिवार के लिए काम करना ही पड़ता। अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चे परिवार के लिए क्या करना पड़ता, कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई काम आप नहीं करिएगा तो क्या होगा दोस्त, आपको कोई भी आपको आज के डेट में कोई देने वाला नहीं है ना। आज के डेट में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ भी आता है तो लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। सुखाड़ आता है तो भूकंप आता है तो ज्वालामुखी आता है तो सुनामी आता है, तो है ना। सब अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जिस जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार लोग क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो मेरा भी हम कह सकते हैं कि वह भी क्या हो गया, यात्रा ही कहलाएगा। नहीं क्या भाई तो हम यहाँ से भाग गए, वहाँ कहा भाई तो वहाँ बहुत बाढ़ आ रहा, वहाँ पानी बहुत आ गया, वहाँ पे पानी की किल्लत हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, विस्फोट हो गया। तो उस स्थिति में लोग वहाँ से खाली करके भागना पड़ता, मजबूरन होना पड़ता है। क्लियर। आगे कहता है कि व्यापारियों लोग भी होते हैं, व्यापारी लोग एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। सैनिक लोग, पुरोहित लोग और तीर्थ यात्रियों के रूप में लोग ने यात्रा किया था। बिल्कुल सही बात है, यात्रा शुरू से ही चलते आए हैं, लोग यात्रा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और लोग करना चाहते भी। क्लियर। आगे देखेंगे, कहता है आगे क्या कहता है, पढ़ सुनेंगे। कहता है प्राचीन दौर में यात्राएं करने का समस्याएं क्या क्या था। प्राचीन का मतलब होता शुरुआती दौर में, पहले के जमाना में लोग कैसे यात्रा करते थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन समय में पहले मेरे दोस्त ट्रेन नहीं थे, प्लेन नहीं था, बहुत दिक्कत होता था। पैदल लोग सफर करते थे, यात्रा करते थे, है कि नहीं। आइए कहता है लंबा समय लगता था। बिल्कुल लंबा समय लगा। क्यों लंबा समय लगता था, क्योंकि उस समय तो ट्रेन थी नहीं, एरोप्लेन थी नहीं, बस ट्रक ये सब था नहीं, तो टोटो ऑटो जो बोलते हैं वो सब था नहीं। पहले तो लोग यात्रा कैसे करते थे, पैदल करते थे या जानवरों के द्वारा, बैल से, है कि नहीं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब के द्वारा यात्रा करते थे। तो बड़ी लंबा समय लग जाता था। दूसरा का क्या है, सुविधाओं का अभाव था। उस समय था नहीं, सुविधा तो था ही नहीं आने जाने के लिए। तीसरा का समुद्री लुटेरों का भय होता था। पानी में जहाज चलता उल्टा भी था तो उस समय उतना चलता नहीं था, उसका भी डर होता था कि अगर कहीं जा रहे तो कोई सामान लूट न ले, है कि नहीं, छीन छोड़ न कर ले। अगला कुछ प्राकृतिक आपदाएं आते थे, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। अभी तो बताया प्राकृतिक मतलब होता वैसा घटना जो भगवान के द्वारा घटित होता है ना, जो ईश्वर के द्वारा घटित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। बीमारियां होती थी तो बीमारियां, अब ना बीमारी के बहुत सारा इलाज आ गया। पहले बहुत सारी बीमारी ऐसे थे जिनका इलाज नहीं होता था, अब तो बीमारी का ऐसा ऐसा इलाज आ गया मत पूछिए। और बहुत सारी बीमारी का इलाज अभी भी नहीं आया है। आगे कुछ रास्ता भटकने का भय होता था, है कि नहीं। अब तो भाई देखिएगा हर एक पॉल पर लिखा फलान इतना किलोमीटर जाना है ना। पहले सब लिखा उखा हुआ नहीं रहता था, लोग रास्ता भटक जाते थे, भुला जाते थे। और आज भी लोग भुला जाते हैं। देखिए गूगल के सहारा, गूगल अब आ गया मोबाइल में, गूगल से पूछ लेते हैं या किसी और से पूछते कि गली कहाँ जाएगी, सड़क कहाँ जाएगी, है कि नहीं, रास्ता हमको जाना है कहाँ जाएगा, पूछ लेते हैं लोग। अभी भी बहुत लोग घबरा जाते हैं। दिल्ली में गए हैं, दिल्ली भुला गया, कहा भाई हमको वहाँ जाए तो वहाँ नहीं जा पाए, कहीं और ही चल गया। तो मेरे मित्र रास्ता पहले ही भुला जाता है, अभी भुला जाते हैं, है ना। आइए यहाँ पे क्या कहता है
कि भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन कौन है। पहला का नाम अल्बेरूनी, दूसरा का नाम है इब्न बतूता, तीसरा का नाम फ्रांसवा बर्नियर। इसी तीनों की कहानी पढ़ने वाले हैं हम लोग। किसमें? क्लास 12 के लेसन 5वां चैप्टर यात्रियों के नजरिए में इन्हीं तीनों की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आइए पॉइंट पर देखेंगे कहता क्या है कि हमारे भारत में और भी लोग यात्री आए थे। कहानी तो तीनों के पढ़ रहा है। कौन कौन? अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर की कहानी पढ़ रहा है। मगर और भी भारत यात्रा करने आए थे। कौन कौन आए थे देखेंगे। मार्को पोलो भी आया था, भारत की यात्रा किया था। निकितिन है ना, कब आया था? रूस से आया था। कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। अभी कौन सी शताब्दी चल रहा है? अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी। कितनी शताब्दी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। कौन सदी? 21वीं सदी चल रहा है दोस्त, है ना। तो कहता निकितिन कब आया था? रूस से आया था। कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। अगला कहता साइदी अली रेई से कब आया था? तुर्की के था। कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था, है ना। अगला कुछ फादर मांसरेत स्पेन के रहने वाला था, या अकबर के दरबार में आया था, है ना। पीटर मुंडी कहाँ के था? रहने वाला इंग्लैंड का था। कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। और भी बहुत सारी यात्रा है, देखिए देख लाता हूँ। अब्दुल रजाक, है ना, अब्दुल रजाक भी आए थे। कब आए थे? 1440 ईस्वी के दशक के आसपास में आया था। दशक मतलब 10 साल, यानी कि 1440 से लेके 1450 के बीच में आया था। कहाँ आया था? भारत में आया था। दक्षिण भारत की यात्रा किया था इन्होंने। दक्षिण भारत का मतलब होता है दक्षिणी छोर जो होता है ना, भारत का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर, है ना, इसी क्षेत्र में सबसे पहले आया था। कौन? अब्दुल रजाक आया था। उसने कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। केरल में कहाँ है? केरल में कालीकट बंदरगाह को देखा था, वहीं पर सबसे पहले पहुंचा। भारत एक विचित्र देश बताया। मंगलौर में बने एक मंदिर की प्रशंसा किया है। विजयनगर कहाँ? तो कर्नाटक में है, का भी वर्णन किया है। मेरे दोस्त कहता कि अब्दुल रजाक जो था वो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और वहां से फिर कहाँ बढ़ गया? आगे मंगलोर बेंगलोर में है ना। बेंगलोर में एक मंदिर की प्रशंसा किया है, बहुत अच्छा बतलाया है। उसके बाद विजयनगर पहुंच गया। विजयनगर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर? तो कर्नाटक भी वर्णन उन्होंने किया है। तो बहुत अच्छा। भारत में कौन कौन राज्य की चर्चा की, जहाँ जहाँ उन्होंने घूमा वहाँ के बारे में चर्चा किया, विस्तार किया है और वहाँ के बढ़ाइए किए। आगे कहता है कि शेख अली हाजिम भी आए थे। कब आए थे? 1740 ईस्वी के दशक में आए थे, यानी कि 1740 से 1750 ईस्वी के बीच में उन्होंने आया था। और शेख अली हाजिम भारत से अत्यधिक निराश हुआ था तथा भारत को एक घृणित देश बताया था। क्यों नाराज हुआ था? इसका कारण कुछ वजह जरूर रहा होगा, उसको पसंद नहीं आया होगा, कुछ जरूर बात होगा। यहाँ से निराश होकर चला गया और भारत को एक क्या बताया? घृणित देश बता के चला गया, है ना। मेरा मित्र आगे कहता है कि महमूद वली बल्खी 17वीं शताब्दी में आया था। भारत से इतना प्रभावित हुआ कि कुल समय के लिए सन्यासी बन गया। यहाँ जब आया तो सन्यासी जीवन जीने लगा था, शांति का जीवन जीने लगा था, है ना। मैं तो आगे कहता है दुआर्ते बरबोसा भी आए थे। कब आए थे? 1518 ईस्वी में आए थे। पुर्तगाल से दक्षिण भारत की यात्रा किया था, है ना। पुर्तगाल से कहाँ किया? दक्षिण भारत में ही आए थे, यहाँ पर आए थे, दक्षिण भारत में आए थे। क्लियर? आगे कुछ कहता है बैप्टिस्ट टेवेनियर भी आए थे। भी आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। और यहाँ फ्रांसीसी जोहारी हैं जिसने कम से कम भारत की 6 बार यात्रा किए थे। मेरे में कब कितना बार यात्रा किए थे? 6 बार यात्रा किए थे। क्लियर, है ना। तो 6 बार यात्रा किए थे। दोस्त बहुत लोग के स्वाभाविक होता है, कोई लोग बड़ाई भी करता है, कुछ लोग बुराई भी करता है। बहुत सारे भारत में यात्रा एक आध दो ऐसा मिल ही गया होगा, क्या की जगह होता ही है, एक आध दो बुराई करके चला गया। मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए कि भारत सोने का चिड़िया का देश कहा जाता है, है ना। तो बहुत सारे लोग को अच्छा लगा तो अच्छा ही किए हैं, बहुत लोग को बुरा लगा होगा, न जाने पिटाई हो गया होगा भारत में, तब बुराई करके चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अल-बिरूनी की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? अल-बिरूनी का। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर देखेंगे। है ना। तो हमने क्या बताया था कि आपका क्लास 12 के हिस्ट्री में 5वां जो चैप्टर यात्रियों के नजरिए, वो 3 आदमी की कहानी है। कौन कौन? एक का नाम हमने क्या बताया था?
अल-बिरूनी, दूसरा का नाम इब्न बतूता और तीसरा का नाम फ्रांसवा बर्नियर। मेरे मित्र इससे पहले जाने से पहले हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर आते हैं। क्लियर? कहता है अल-बिरूनी का जीवन। अल-बिरूनी का जीवन का मतलब होता है कुछ। अल-बिरूनी जो था विदेशी यात्री था। कौन था? ये उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान एक देश है, वहीं से अल-बिरूनी आया था, है ना। उज्बेकिस्तान में एक जगह ख्वारिज़म है ना, वहीं से यह सबसे पहले अल-बिरूनी भारत में आया। मेरे मित्र इन्हीं की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हीं की कहानी हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आइए, कहता क्या है? अल-बिरूनी एक आदमी का नाम है। अल-बिरूनी एक व्यक्ति का नाम है, आदमी का नाम। कहता है अल-बिरूनी का जन्म, बाबू अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में हुआ था। मैंने भी कभी तो बताया कि उज्बेकिस्तान एक देश है, उसी देश के एक जगह ख्वारिज़म, कुछ जगह का नाम है ख्वारिज़म। ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। इसका अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। क्लियर? आगे कहता है कि ख्वारिज़म में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। क्या किया था? ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। मेरे मित्र उस समय छोटा था, या जो समझिए अल-बिरूनी जो शिक्षा ग्रहण जो किया था वो अपने ही देश से किया था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म से ही क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। कौन? अल-बिरूनी। कहता है कि अल-बिरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। मेरे मित्र इन्होंने सीरियाई भाषा सीखा था, फारसी भाषा सीखा था, हिब्रू भाषा हिब्रू भाषा सीखा था तथा अरबी शामिल थी, अरबी भाषा भी सीखा था। मेरे मित्र यहाँ जब भारत आया तो भारत आने के बाद यहाँ कौन भाषा सीख लिया? यहाँ संस्कृत भाषा भी सीख लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। पहले से लोग यहाँ संस्कृत भाषा ही बोलते थे, है ना। तो मेरे मित्र कहता है कि जब भारत यहाँ आया कौन? अल-बिरूनी, यहाँ कौन सा भाषा सीख लिया? संस्कृत भाषा सीख लिया। क्लियर? आगे कहता है कि अल-बिरूनी जो था यूनानी भाषा ज्ञाता नहीं था। अल-बिरूनी जो था यूनानी भाषा नहीं जानता था। अल-बिरूनी जो था कौन भाषा नहीं जानता था? यूनानी भाषा नहीं जानता था, है ना। बस सीरियाई भाषा जानता था, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, अरबी भाषा, और भारत आने के बाद कौन भाषा सीख लिया? संस्कृत भाषा सीख लिया था। बस उसको यूनानी भाषा जानकार नहीं था। क्लियर? आगे क्या कहता है? देखेंगे टॉपिक का नाम क्या है? अल-बिरूनी भारत कैसे आया था। भाई साहब अल-बिरूनी भारत कैसे आया था? मैं आपको बता दूं कि न ट्रेन से आया था, न बस से आया था, और न ही एरोप्लेन से आया था, क्योंकि उस समय से चलता उलता नहीं था। पानी वाला जहाज से आया था। किससे आया था? पानी वाला जहाज से आया था। कहता है कि अल-बिरूनी जो भारत में कब आया था? 917 ईस्वी में आया था। अल-बिरूनी कब आया था? 917 ईस्वी भारत में आया था। ख्वारिज़म पर आक्रमण करने के बाद यहाँ आया था, है ना। मेरे भी तब कह सकते, कोई आदमी अगर पूछ दे कि अल-बिरूनी कितने वर्षों के बाद, जन्म के कितने वर्षों के बाद भारत में आया था, तो कुछ नहीं कि 1017 में से 973 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 और 4 44 वर्ष के बाद यहाँ पर आया था। क्या वर्ष के बाद आया था? 44 वर्ष के बाद आया था। कहाँ? भारत में आया था। कब आया था? 44 वर्ष के बाद आया था। अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था। गजनवी साम्राज्य गजनवी जो है वर्तमान में भारत के पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरे को क्लियर? कहाँ आता है? पंजाब क्षेत्र में आता है। कहता है अल-बिरूनी की मृत्यु क्या वर्ष में हो गई थी? 70 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? भारत में ही हो गया था। भारत के गजनी में ही हो गई थी। मतलब भैया ये पंजाब में एक जगह है गजनवी या गजनी, उसी जगह पे इसको क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर? कहता है कि गजनी को वर्तमान में उत्तर भारत के पंजाब प्रांतों के नाम से बोला ही गया। उत्तर भारत में पंजाब के प्रांतों में कौन प्रदेश है? गजनी एक जगह है, उसी जगह इसकी मृत्यु हो गई थी। गजनी कहाँ है? तो पंजाब में, भारत के पंजाब में। क्लियर? आइए क्वेश्चन है कि पानीपत कहाँ है? मेरे दोस्त भारत के किस राज्य में पानीपत का मैदान है? पानीपत की प्रथम लड़ाई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। मैं पानीपत है कहाँ आपको ये बतलाना है, कमेंट में आप हमको बताइए जरूर। आइए आगे। आगे सुनने में कुछ कहता है कि अल-बिरूनी की यात्रा का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि
उसने बस सबसे पहले पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा किया था। मेरे मित्र ने अभी तो बताया कि सबसे पहले उन्होंने यात्रा कहाँ किया था, पंजाब में किया था और उत्तरी भारत के क्षेत्र में ही किया था, ऐसा माना जाता है। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए थे और संस्कृत भाषा उसी से सीखा था। ब्राह्मण से ही धर्म के बारे में जाना, दर्शन के बारे में जाना और ज्ञान प्राप्त किया था। मेरे दोस्त, मैंने कहने का मतलब यह है कि अल-बिरूनी जब भारत में आया तो सबसे अधिक समय किसके साथ रहा, तो ब्राह्मण के साथ बिताया समय। ब्राह्मण और विद्वानों के साथ रहने के बाद कई वर्ष रहे, उसके बाद वहां से क्या सीख लिया, संस्कृत भाषा सीख लिया, धर्म के बारे में जाना और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। कौन, अल-बिरूनी। भारत में आने के बाद कहता है अल-बिरूनी के लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बना चुका था। मतलब ये अभी तो बताएं कि आपको पता होना चाहिए कि अरबी भाषा के ज्ञाता था। कौन, अल-बिरूनी। कौन था, वृत्तांत पश्चिमी में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों के संबंधित थे। मतलब भैया इसका जानकार कहाँ तक था, तब पश्चिम से सहारा तक, सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा नदी तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे सफर किया था। एक बात और जान लीजिए कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो कमेंट में बताना। क्लियर, सहारा रेगिस्तान का आपको बताना कमेंट। आगे कहता है कि अल-बिरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम था किताबुल हिंद। कौन सी नाम था, किताबुल हिंद। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल-बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में किताब लिखा गया जिसका नाम क्या था, उसका नाम किताबुल हिंद था। कौन सी था, किताबुल हिंद। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में इसके बारे में विभाजित किया गया है। मेरे मित्र 80 अध्यायों में है और इसमें किसका कहानी दिया गया है मेरे दोस्त, इसमें धर्म के बारे में है, दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में है, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, भार माप तौल के बारे में है। ये सब मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान, ये सब के बारे में इस किताब में लिखा गया, किताबुल हिंद के बारे में लिखा गया है। और भारत में जब आया था तो भारत के बारे में इन्होंने जीवनी लिखा है। इसमें भारत में कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे धर्म के थे, ये सब इसमें लिखा है। और इसमें 80 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, 80 अध्याय। तो दिक्कत आ गया। ये कहता क्या है कि अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल-बिरूनी की ज्यामितीय संरचना स्पष्ट का मुख्य कारण गणित की ओर झुकाव भी था। इसका मतलब यह कि गणित के जानकार भी था। अल-बिरूनी जो था वह किसका जानकार था, गणित का भी जानकार था। किसका जानकार था मेरे दोस्त, गणित का भी जानकार था। क्लियर, आ गया ये पॉइंट। आगे कहता नोट में कि अल-बिरूनी जो था पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि कृत्यों तथा मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा। मेरे मित्र आपको कमेंट में बताना कि वेद कुल कितने हैं और पुराण कुल कितने हैं। अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि वेद कुल कितने हैं, पुराण कुल कितने हैं, भागवत गीता है ना, भागवत गीता की रचना किसने किया। मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, कहता है अल-बिरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था और कहता है कि भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि कृत की कृतियों तथा मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा था। मेरे दोस्त इसको यहाँ पर जब आया तो भारत में सभी ध्यान दिया था। क्लियर, आइए आगे कहता है अल-बिरूनी कहता है दोस्त, अल-बिरूनी कहता है कि संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभिन्नता लोकोक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल और व्युत्पन्न प्रयुक्त किए जाते हैं। मेरे दोस्त अरबी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों ही अलग अलग कृति के थे। समझने में उनको बहुत कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने कहता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किनका कहानी, इब्न बतूता का जीवनी। किनके बारे में, इब्न बतूता। तो मेरे दोस्त अभी हम लोग किनके बारे में पढ़े, अल-बिरूनी की कहानी हम लोग पढ़ रहा था। उसी प्रकार से एक यात्री और थे जिनका नाम है इब्न बतूता। कौन कहानी है, इब्न बतूता। इब्न बतूता की हमने जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्त कहता है
इब्न बतूता भी एक यात्री थे, भारत में जब आए तो क्या क्या बतलाए भारत के बारे में सुनेंगे। कहते हैं कि इब्न बतूता के द्वारा एक अरबी भाषा में एक किताब लिखा गया जिसका नाम था रिहला। रिहला नाम, क्या नाम था? रिहला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक रचना की गई थी, तो क्या बोलेंगे? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मेरे दोस्त, इस किताब में लिखा हुआ 14वीं शताब्दी से लेकर जब तक हम भारत में रहे थे तब तक वो इब्न बतूता किताब रिहला में लिखे हैं कि भारत के बारे में क्या क्या, कैसा कैसा व्यवहार था, कैसे कैसे लोग थे, कैसा यहाँ समाज था, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया दोस्त? रिहला किताब तो अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तो हम कह सकते हैं क्या कि इब्न बतूता जो था वो कौन भाषा की ज्ञाता था? अरबी भाषा का ज्ञाता था। क्लियर? कौन भाषा का? अरबी भाषा। आगे चलेंगे। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? मोरक्को एक देश है, मोरक्को में एक जगह है कोची, तेंजियर, कोची नाम है, तेंजियर में जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? तो मोरक्को एक देश है, वहाँ एक जगह तेंजियर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यक मतलब किताबी कीड़ा तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर लिया था। किताबी ज्ञानी जितना भी उस समय की जो इसका साहित्यक था वो सब क्या कर लिया था? शिक्षा ग्रहण कर लिया था। आगे कहता है इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। बिल्कुल मेरे दोस्त, आज के डेट में सब लोग को यात्रा करने का बहुत शौक है, पर पैसा नहीं रहने के कारण लोग आज यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि लोग उसको जानकारी ले रहा था कि लोग कैसे हैं, वहाँ के देश कैसा है। इस जानकारी के चलते वह एक देश से दूसरे देश में भी यात्रा करते रहता था। क्लियर? आगे आइएगा। कहता है इब्न बतूता की यात्रा अपने जन्म स्थान से बिना किसी सह यात्री का कारवा के बिना अकेला ही भारत की यात्रा कर निकल पड़ा था। इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी जहां जन्म हुआ मोरक्को में, वहां से बिना किसी के सहायता कहां चला आया था? वह भारत अकेला ही चला आया था। कहां? भारत में। यह घटना क्या है? 1332 से 1333 ईस्वी घटना है। पर आप जान लीजिए कि यह भारत में कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। भारत प्रस्थान से पहले मक्का गया, सीरिया गया, फारस गया, यमन गया, ओमान, पूर्वी अफ्रीका गया कि अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। सिंध कहाँ है भैया? तो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। सिंध कहाँ है? तो पंजाब में। क्लियर? यहाँ पर आया था भारत में 1333 ईस्वी में। आगे जब भारत में आए के कब इब्न बतूता जब भारत में आया तो यहाँ के शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। ये जो तुगलक जो देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत के शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश, है ना। गुलाब खिले तो सास लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सास लो। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का क्या कर दिया था? इसको काजी नियुक्त कर दिया था। कौन सी नियुक्त कर दिया था? काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान की विश्वास खो दिया, उसे कैद कर लिया गया और बाद में उसे कहां कर दिया? उसे राजकीय सेवा में लगा दिया गया। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश करना, है ना। क्या होता है काजी का मतलब? न्यायाधीश के पद पर रखा था, उसको न्याय करने के लिए रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता मालाबार तक गया, फिर वहां से मालदीव गया। फिर 18 महीने तक काजी के पद पर वहां विराम था। कहाँ? मालदीव में। क्लियर? आगे कहता है कि मालदीव से श्रीलंका गया। मालदीव से भी कहाँ चला गया? श्रीलंका। मालदीव से श्रीलंका गया, फिर मालाबार तथा मालदीव से वापस यात्रा की। इस दौरान बंगाल और असम भी गया, फिर जहाज से सुमात्रा, फिर सुमात्रा से चीन बंदरगाह या तुम चला गया। कहाँ चला गया? चीन, है ना। कौन? इब्न बतूता, क्योंकि इसको यात्रा करने बड़ी मजा आता है ना। आगे देखिए, कहता है उन दिनों यात्रा करना आसान सुरक्षित नहीं था, फिर भी कर लेता था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के हमलों को झेला है।
यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद नहीं करता था। साथी को लेकर नहीं चलता, सोचता था कि मारेंगे तो अकेले मरेंगे, अब हम अपना चलते किसी और को क्यों मारने दें, है ना। तो ठीक है, सोच तो अच्छा लगता था, है कि नहीं। आगे कहता है कुछ ही, इबन बतूता एक जिद्दी यात्री था। जिद्दी यात्री क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको लोग मना भी करते थे कि वहां नहीं, तो हम नहीं जाएंगे, नहीं कहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहां, है कि नहीं। यात्रा करने का शौक इसीलिए। नारियल यहाँ पहली बार देखा था उन्होंने, कौन, इबन बतूता भारत में पहली बार नारियल देखा था, है ना। एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक नारियल की खेती कहाँ होती है, यानी भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ उपजाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। क्लियर, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आइए, कहता है कि इबन बतूता के द्वारा नारियल का वर्णन किया गया। भारतीय लोग इससे रस्सी बनाते थे, लोहे के कीलों की बजाय इससे जहाज को सिलते थे। अब ना मेरे मित्र जहाज जो आता है लोहा का आता है, उसको नट बोल्ट से काट दिया जाता है। मेरे मित्र पहले जो होता था वो क्या बोलते हैं उसको, नारियल का जो रस्सी होता है, अभी भी आता बाजार में, उसी रस्सी से क्या करते थे, जहाज को सिलते थे। क्या करते थे, जहाज को सिलते थे। अब तो तार आ गया, कांटी आ गया, वेल्डिंग का अलग बात है। कहता है कि भारत में ही इबन बतूता सबसे पहले पान का वर्णन भी किया है। पान का पत्ता भी भारत में सबसे पहले देखा था। पान की बेल के बारे में इबन बतूता ने लिखा था है कि इस पर कोई फल नहीं होता है, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। वह नारियल और पान से पहले परिचित नहीं था। बिल्कुल मेरे दोस्त, पत्ती को जब देखा, यहाँ पान का जब पत्ती को देखा तो उन्होंने पहली बार बोला कि पत्ती में कोई फल नहीं लगता है। क्या लगता है, कोई पत्ती में कोई फल नहीं होता है, सिर्फ किसके लिए उगाया जाता है, सिर्फ पत्तियों के लिए उगाया जाता है। और लोग यहाँ पान चबाते हैं, खाते हैं, आपको पता ही होगा पान का पत्ता खाया जाता है। वह नारियल और पहले पान से परिचित पहले नहीं था, पहले इसके बारे में जानता नहीं था कि पान क्या होता है और नारियल क्या होता है। वो कहाँ जाना, भारत में जाना। क्लियर। इबन बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, शहरों का वर्णन किया गया है। कहता है इबन बतूता दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। कहता इबन बतूता ने बताया कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो दिल्ली बताया। कौन बताया है, दिल्ली बताया। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था, आकार में यह दिल्ली को चुनौती देता था। कौन बताया, इबन बतूता ऐसा वर्णन करता है या कहता है। क्लियर। तो हमें लगता है कि आज किसी वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। और आपको जो भी अच्छा लगा होगा मेरा दोस्त, तो उसको अच्छा से बारीकी से नोट्स बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम यही कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। क्लियर।